वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स थे ग्रोथ हार्मोन के, जनरल इफ़ेक्ट्स थे ग्रोथ हार्मोन के, वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बोन पे आते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का बोन के साथ क्या रिलेशन है। तो बोन के साथ रिलेशन समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बोन के बारे में जनरल बता देता हूँ कि इसकी डेवलपमेंट कौन सी बोन की किस तरह होती है, फिर आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें तो जितनी भी हमारे पास लॉन्ग बोन होती हैं उनमें हमारे पास इंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन होती है। पहले ये याद रखें, इंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन क्या है कि इंडोकॉन्ड्रियल में सबसे पहले हमारे पास कार्टिलेजिनस, जो हमारे पास बेबी होता है ना, तो उसमें कार्टिलेजिनस मॉडल पहले बनता है, यानी पहले कार्टिलेज बनती है। और कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, जितनी भी हमारे पास लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, ये जिस तरह हमारे पास ये लॉन्ग बोन है, तो इनमें जो बेबी होता है उसमें कार्टिलेज बनती है, यानी जितना भी मॉडल बनता है पूरा कार्टिलेजिनस होता है। तो कार्टिलेजिनस बाद में हमारे पास कन्वर्ट होता है किसमें, बोनी मॉडल में कन्वर्ट होता जाता है। ये हमारे पास जनरल सी डिस्क्रिप्शन है इंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन की। ठीक है, यह मतलब इंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन के बारे में, सॉरी, ये हमारे पास बोनी यानी कि बोनी मॉडल में कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, तो ये लॉन्ग बोन्स के लिए है। अगर हम शॉर्ट बोन के लिए देखें कि शॉर्ट बोन में क्या है, तो शॉर्ट बोन या जितनी भी हमारे पास फ्लैट बोन होती हैं, जैसे हमारे पास स्कल की बोन्स हैं, क्लेविकल है, स्कैप्यूला है, ठीक है, इन बोन्स में हमारे पास मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है। ठीक है, मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन ये है कि डायरेक्टली हमारे पास बोनी मॉडल बनता है। ठीक है, इनमें पहले कार्टिलेजिनस मॉडल नहीं बनता। ठीक है, बोनी मॉडल डायरेक्टली बनता है। ठीक है, अगर हम इस लॉन्ग बोन पे आते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग बोन है, तो हमने कहा है कि लॉन्ग बोन में सबसे पहले कार्टिलेजिनस मॉडल होता है। सपोज ये हमारे पास कार्टिलेजिनस मॉडल है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो हमारे पास बोनी मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो लेंथ को तो एक ख़ास एज तक इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जबकि वो जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनको थ्रू आउट लाइफ इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि फिर ग्रोथ हार्मोन थ्रू आउट द लाइफ हमारी मैंडेबल, हमारी जा बोन, हमारी जो स्कल की बोन्स हैं, हमारी स्केपुला, उनको क्यों नहीं इंक्रीज़ कर सकता। तो इसका आंसर ये है कि विद द एज नेचर ने ऐसा सोच रखा है कि ग्रोथ हार्मोन विद द एज डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज़ होता जाता है, यानी 25% और इतना डिक्रीज़ होता है, इसलिए वो बाकी सॉफ्ट टिश्यूज़ और उनकी ग्रोथ तो करवा जाएगा, लेकिन वो बोन्स पे उसके इफ़ेक्ट एज सच कम हो जाएंगे जब हमारे पास बोन्स अपनी एक ख़ास पोजीशन में आ जाएंगी, यानी एडल्टहुड हमारा रीच हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास बोन्स, अगर हम इस बोन को देखें तो इस पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो अच्छा, अगर आप ये बात देखें कि जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन का वो होता है एक्सेसिव होता है, यानी ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो उन लोगों को अगर आप देखें तो उनकी लेंथ, तो बोन की लेंथ, तो अगर वो बचपन में हो तो उनकी बोन लेंथ भी बहुत बड़ी होगी, लेकिन अगर वो बड़ी जो एडल्ट लाइफ है उसके बाद हुआ है, तो उनके जो आप देखेंगे मैंडेबल की जो बोन होगी, या आपकी जो चिन की बोन होती है, ये मैंने कहा है ना फ्लैट बोन है, और फ्लैट बोन्स यानी मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन वाली बोन्स पर इसका इफेक्ट थ्रू आउट द लाइफ होता है। तो मैंडेबल बोन जो होगी वो आगे को प्रोट्रूड हुई होगी। ठीक है, प्रोट्रूड होगी, और जो उनका जो फोरहेड होता है, यानी कि जो फ्रंटल बोन है, वो भी उनकी बड़ी होगी और आगे को प्रोट्रूड हुई होगी। ठीक है, ये बात समझ लें, ये मेम्ब्रेनस। अब हम आते हैं कि जो हमारे पास अगर सपोज लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन की ग्रोथ किस तरह करेगा। तो आप समझते हैं कि सबसे पहले ये समझें कि ये जो हमारे पास होती है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इनको हम एपिफिसिस कहते हैं, और इस दरमियान में इस हमारे पास जो शाफ्ट है इसको हम डायफिसिस कहते हैं। ठीक है, इनके दरमियान एक प्लेट होती है जिसे हम एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। ठीक है, इस एपिफिजियल प्लेट में सबसे लास्ट में यानी कि बोनी मॉडल बनता है। ठीक है, अच्छा, बोन के 3 इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये क्या करता है कि हमारे पास जो कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं उनमें प्रोटीन की डिपोजिशन करता है। ठीक है, ऑस्टियोजेनिक और कॉन्ड्रोसाइटिक सेल्स होते हैं, उनमें प्रोटीन की डिपोजिशन करता है, इन सेल्स की डिफ्रेंशिएशन करता है। ठीक है, और डिवीजन्स करता है ज़्यादा से ज़्यादा। और थर्ड इफेक्ट ये बोन में क्या करता है कि इन सेल्स को, यानी कि जो हमारे पास जो कॉन्ड्रोसाइटिक यानी कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है ऑस्टियोजेनिक यानी बोन के सेल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये इफेक्ट कैसे होता है कि यहाँ जो एपिफिजियल प्लेट मैंने कहा है ना, एपिफिजियल प्लेट, तो यहाँ अबाउट जब तक हमारे पास लेंथ कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ कार्टिलेजिनस मॉडल ही होता है, यहाँ भी बोनी मॉडल बनता रहेगा, यहाँ भी शाफ्ट में बोनी मॉडल यानी कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट होते रहेंगे लेंथ, लेकिन यहाँ एक गैप सा रहेगा जो कार्टिलेजिनस ही रहेगा,
और जो एडल्ट लाइफ तक ये गैप फिल नहीं होता है। जब ये गैप फिल हो जाता है तो उसके बाद मज़ीद बोन की लेंथ कभी भी नहीं होती, ठीक है, बोन लेंथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन बोन की जो थिकनेस होती है वो थ्रू आउट द लाइफ अबाउट रहती है, ठीक है। अब ये क्या है कि जो हमारे पास इसके जो सेल्स होंगे ना, तो ये वाले ये जो एपिफिशियल प्लेट होंगे ये फ्यूज़ होते जाएंगे और इसको दूर करते जाएंगे और शाफ्ट को लेंथनिंग करते जाएंगे, ठीक है। यानी शाफ्ट अब ये जब इसमें प्रोलिफरेशन होगी तो ये आगे इसको आगे यानी शिफ्ट करेंगे जो एपिफिसिस है, तो इस तरह शाफ्ट हमारे पास आगे ग्रो होता जाएगा और जो कार्टिलेजिनस मॉडल है वो बोनी मॉडल में कन्वर्ट होता जाएगा इस तरह एपिफिजियल। और एट द एंड क्या होता है कि इसकी जो कार्टिलेज होती है वो भी हमारे पास बोनी में जब कन्वर्ट हो जाती है उस वक्त हम कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ epiphysis and diaphysis. When there occur the fusion of between the epiphysis and diaphysis, then no more bone length occur. Increase in the bone length is no more occur. ठीक है, ये जब हो जाता है तो ये थोड़ा सा आपने समझ लिया है, ठीक है। अब हम अगर उसको देखें कि बोन की यानी कि थिकनेस को, दो इफ़ेक्ट है ना बोन पे मेनली, एक हमारे पास लेंथ जो हमने पढ़ लिया लेंथ को इंक्रीज़ करता है, दूसरा हमारे पास क्या है थिकनेस को इंक्रीज़ करता है, यानी बोन की थिकनेस को इंक्रीज़ करेगा। थिकनेस के लिए हमारे पास जो बोन का जो इंटरप्ले होता है, यानी इंटरप्ले का मतलब है कि बोन इज़ ए डायनेमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एवरी टाइम इट इज़ फॉर्म्ड एंड इट इज़ रिजॉल्व्ड, यानी जो बोन फार्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो हर टाइम होता है, ठीक है। जो बोन फार्मेशन होती है उसके लिए याद रखें कि ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट बी से आप याद रखें बनाना, यानी बोन बनाने वाला जो फार्मेशन वाला है ओस्टियोब्लास्ट करते हैं। और जो बोन रिजॉर्प्शन होती है हमारे पास, यानी बोन का गलना या डीजेनरेशन होना, डीमिनरलाइजेशन होना, इसे हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हमारे पास बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास थिकनेस है ये अबाउट थ्रू आउट लाइफ हो सकती है। जो हमारे पास खुसूसन जो मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं उनकी थिकनेस यानी या उनकी ग्रोथ थ्रू आउट हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि एज के साथ साथ चूँकि ग्रोथ हार्मोन खुद ही डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस वजह से उनकी थिकनेस अबाउट स्टॉप हो जाएगी, यानी आफ्टर एडल्टहुड आफ्टर 20 ईयर्स अबाउट 20 ईयर्स तक, यानी बोन जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। फिर थिकनेस के लिए क्या इंक्रीज़ करेंगे कि हमारे पास दोनों सेल्स को एक्टिवेट करेगा, यानी ओवरऑल टर्न ओवर को आप कह सकते हैं कि इंक्रीज़ करता है जो बोन का जो टर्न ओवर होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा ओस्टियोब्लास्ट को हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट्स ज़्यादा ओस्टियोब्लास्ट पर हैं, ठीक है। सो व्हेन बोन फॉर्मेशन इज़ ग्रेटर देन द बोन रिजॉर्प्शन, यानी बन ज़्यादा रही है और गल कम रही है, डिजनरेट कम हो रही है, तो इसका एट द एंड क्या इफेक्ट होगा कि हमारे पास बोन फार्मेशन होगी, ठीक है, उसकी थिकनेस इंक्रीज़ होगी। यानी ये जो हमारे पास ऊपर पेरियास्टियम होती है यहाँ ज़्यादातर ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट हमारे पास जो इंक्रीज़ होते जाएंगे तो इसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, बोन की थिकनेस इंक्रीज़ करेंगे। लेंथ हमारे पास साथ साथ हो रही है और लेंथ डायफिस ये जब ज्वाइन कर लेंगे फ्यूज़ हो जाएंगे तो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास बोन के बारे में कि बोन्स कैसे डेवलप होती हैं और ग्रोथ हार्मोन किस तरह बोन्स की डेवलपमेंट करवाता है। तो होप यू गाइस एंजॉयड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रेगुलेशन की वीडियो